नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो होगी पीएफटी पर। पीएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। आसान शब्दों में फेफड़े हमारे किस स्तर पे है, वे कैसे काम कर रहे हैं, उसकी जांच की जाती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में। ये टेस्ट आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि पिछले 2 साल जैसा कि हम जानते हैं सभी, कोरोना का समय था। कोरोना बीमारी जिसने सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर किया, तो इसके बाद हमारे फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं ये जानने के लिए भी हम ये टेस्ट करवा सकते हैं, या और किन किन बीमारियों में ये टेस्ट हम करवा सकते हैं या कराना चाहिए और इससे हमें क्या पता चलता है। इस सारी जानकारी आज के हमारे इस क्लास में मिलेगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और, अगर किसी को कोई स्पेशल टॉपिक में क्लास चाहिए या कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो वो इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पहले तो बहुत ये अभी आया है टेस्ट, बहुत ज्यादा पुराना टेस्ट नहीं है। ये तुम लोग के लिए लगभग बहुत नया टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है नहीं तुम लोग को। तो इसको अच्छे से पढ़ना। पहले ये बहुत कॉमन, बहुत यूज होता भी नहीं था, लेकिन आज जो कि पहले क्या थी, बड़ी मशीन आती थी इसकी और इजीली अवेलेबल भी नहीं था हर कहीं। अब लेकिन एक मोबाइल से और छोटी सी मशीन से ये हो जाता है, इसलिए सब जगह अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में भी जैसे अपन को ईसीजी, इको, एक्सरे के बारे में नॉलेज है, उतना ही नॉलेज अपन को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में होना चाहिए। इस नॉलेज के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे अपन। ये नॉर्मल जो अपन सांस लेते हैं, ये नॉर्मल सांस चल रही है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। फिर ये यहां से अपन ने जैसी सांस छोड़ी, उसके बाद बोला जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी सांस लो, ठीक है। ये अपन ने लंबी सांस ले ली, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो इतना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इंस्पिरेशन अपन इतना और कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर अपन ने लंबी सांस लेने के बाद उससे बोला पेशेंट से कि जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ो, ये छोड़ दिया उसने। तो ये जो है, यहां से जितना एक बार सांस निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा एफर्ट दिए उसने, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक बार डीप इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुल जितना एक्सपायर कर सकता है उतना एक्सपायर करने को बोलते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी करने के बाद भी कुछ वॉल्यूम जो है लंग्स में रह जाता है, उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और यहां से लेके यहां तक की, तो इसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आ गया। नॉर्मल अपन इंस्पायर कर रहे थे, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद अपन जो एक बार सांस छोड़ने के बाद जितना लंबा सांस खींच सकते हैं उतने लंबा सांस खींचा, उसको ये हो गया। जो जितना बच और अपन ने एक्स्ट्रा ली उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यहां से लेके यहां तक को इसको बोल सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक। उसके बाद अपन ने फोर्सफुल एक्सपायर करने के लिए जितना एक्सपायर कर सकते हैं, उसके बाद जितनी एयर बची है लंग्स में उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। डीप इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुल जितना एक्सपायर कर सकते हैं उसको टोटल को बोलते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। और यहां से लेके यहां तक का टोटल लंग कैपेसिटी। अब आते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है? लंग्स नॉर्मल वर्क कर रहे हैं कि नहीं ये बताता है अपन को। इसके इंडिकेशन क्या है? 4 इंडिकेशन हैं। पहला, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट अगर कोई जानना चाहता है कि हमारे लंग्स की
लंग्स ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अब कौन से पेशेंट होंगे जो जानना चाह रहे होंगे, अगर इनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्रोंकियल अस्थमा की, या फिर अगर वो बोलते हैं कि हम अभी तो नॉर्मल है लेकिन जब ठंड का मौसम आता है तब हमें दिक्कत होने लगती है, सांस आने लगती है, या फिर रात होती है, रात में हमें सांस फूलती है, जब हम सोते हैं तब हमें सांस फूलती है, जब हम हाई एटीट्यूड पे जाते हैं, ऊपर कहीं हाई एटीट्यूड पे जाते हैं तब सांस फूलने लगती है। ऐसे पेशेंट जो कि अभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, या तो उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है सांस के पेशेंटों की, या तो फिर उनको कभी ना कभी लाइफ में कोई दिक्कत आई है, नॉर्मली अपने पास चेकअप करने आए हैं कि आपकी लंग्स नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इससे पता चल जाएगा। दूसरा सिम्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसको अपन को डायग्नोज करना है किस टाइप की बीमारी है। ठीक है, सांस की बीमारी बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, रेस्ट्रिक्टिव होती है, उसमें अपन को पता करना है किस टाइप की बीमारी है उसके लिए, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। तीसरा सीवियरिटी क्या है बीमारी की, कोई नॉन बीमारी है, नॉन केस है, नॉन केस किसी भी बीमारी का है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, ठीक है, सीवियरिटी पता करने के लिए होगा कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। चौथा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए, ट्रीटमेंट अपन ने दिया उससे कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना कैपेसिटी इंप्रूव हुई है वो देखने के लिए। ठीक है, चार चीजें हैं कॉमन। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट पे लंग्स के फंक्शन ठीक करने देखने के लिए, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोज केस है तो उसकी सिवियरिटी चेक करने के लिए, और अगर किसी पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट से कितना रिस्पॉन्स आया है वो चेक करने के लिए। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो परफॉर्म कैसे करते हैं उसकी डॉक्टर वरुण एक अलग क्लास ले लेंगे, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। अपन आज को सिर्फ इंटरप्रिटेशन देखना है अपन को, ठीक है, इंटरप्रेट कैसे करते हैं उसको, उसके जो रिजल्ट आया, रिजल्ट एक कॉमन देखा होगा आप लोगों ने, एक नॉर्मल पेपर, कट पेपर रहता है, कट पेपर में बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखे रहते हैं, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता है, अपन को वही इंटरप्रेट कैसे करना है वो देखना है आज। नॉर्मल पेपर है, उसमें FEV1 लिखा होता है, FVC लिखा होता है, FEV1 बाय FVC ये रेशो लिखे रहते हैं। मेनली ये तीन ही काम के हैं, इसके अलावा जो भी चीजें लिखी रहती हैं उसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, और ना तो उसमें जो भी डायग्नोसिस से फर्क पड़ता है। उसमें फिर लिखा रहता है पेशेंट का प्रेडिक्टेड और परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड मतलब आप जो अपने मशीन पे हिस्ट्री लिखते हैं, सेक्स, एज, हाइट, वेट, सब हिस्ट्री लिखने के बाद उसमें मशीन अपने आप कैलिब्रेट कर लेती है कि उसका FEV1 कितना होना चाहिए, FVC कितना होना चाहिए, FEV1 बाय FVC कितना होना चाहिए। FEV1 क्या होता है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1। जब आपने लंबी इंस्पायर किया था ना, इंस्पायर करने के बाद जब फोर्सफुली अपन एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली पेशेंट को बोलते हैं तेज फूंकना, तो जब 1 सेकंड के अंदर वो जितना फोर्स कर लेता है, 1 सेकंड के अंदर जितना वॉल्यूम निकल जाता है उसको बोलते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। ठीक है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी बताई दी थी मैंने कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी पूरी टोटल वाइटल कैपेसिटी होगी। अब ये 1 का और टोटल का रेशो जो है ये है, ठीक है, बस इन तीन का रेशो अपन को पता करना है और बाकी ये ठीक करना है। तो ये है प्रेडिक्टेड, ये लिस्ट पहले से बनी होगी, अपन ने पेशेंट के देखे, पेशेंट के अपन ने जितनी जो रिकॉर्डिंग आई और ये परसेंटेज देखा, 80 to 120% अगर आ रहा है इसमें तो ये नॉर्मल कहलाता है। अगर 80 से कम आ रहा है तो अपन उसको डिसीज बोलेंगे, अगर 120 से ऊपर आ रहा है तो और ही अच्छा है, लंग्स ज्यादा ही एक्टिव है उसके, इतना किसी का आता नहीं है 120 से ऊपर। ज्यादातर का 80 to 90 या 90 to 100 के रेंज में आते हैं। डिसीजेस क्या क्या होता है लंग्स में? जो डिसीजेस होती हैं वो 2 टाइप की हो सकती हैं, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होती है रेस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्शन मींस जो अपनी लंग्स की हैं, ये ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं से इन्फ्लेमेशन हो गया है या फिर उसमें नैरोइंग हो गई है, उसके कारण जो उनका ये है ब्रोंकाई है वो आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होगी, फिर एल्वियोलाई आएगी,
एल्वियोलाई में कहीं या ब्रोंकियोल्स में कहीं भी इन्फ्लामेशन है या फिर उसका पैसेज नैरो हो गया है, तो उसके कारण जब अपन क्या करेंगे, जब डीप इंस्पायर करने के बाद एक्सपायरेशन चालू करेंगे, एक्सपायरेशन जब चालू करेंगे ना, तो यहां से उसको रास्ता नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलेगा तो जो FEV1 है, FEV1 बहुत कम हो जाएगी, और जो टोटल वाइटल कैपेसिटी हो सकता है कि ना भी कम हो, टोटल जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है उसमें क्या होता है कि लगातार आप फूंकते रहते हो, धीरे 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 करके निकलता जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट जो तेज फूंक पाते हैं वो तेज नहीं फूंक पाओगे, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में क्या होगा, FEV1 बहुत कम हो जाएगा, FBC ये थोड़ा कम होगा लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं रेस्ट्रिक्टिव में। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, जो यहाँ की जो वॉल्स है, वॉल्स में रेस्ट्रिक्शन हो गया, वो डायलेट नहीं हो रही है। ठीक है, डायलेट नहीं हो रही है तो क्या होगा कि नॉर्मल जो अपन एयर इंस्पायर करेंगे, डीप इंस्पायर करेंगे, तो इंस्पायर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, इंस्पायर वो उस लेवल पे नहीं कर पाएगा क्योंकि लंग्स फैलेंगे नहीं, और जब एक्सपायर करने का होगा, एक्सपायर करने के बाद भी वो उतनी ही का उतनी रह जाएगा, ना तो वो कॉन्स्टेंट होगी ना वो कुछ होगी, तो उसकी इंस्पायर वॉल्यूम और एक्सपायर वॉल्यूम दोनों कम हो जाएगी, तो टोटल मिला के जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जो FEV1 है वो इसके रेशो में ही कम होगा। तो FEV1 बाय FBC रेशो जो नॉर्मल आता है वो उतनी आएगा, बस FBC और FBV1 दोनों ही कम हो जाएंगे। ये रेस्ट्रिक्टिव डिसीज में होगा। ठीक है, एक ही डिफरेंस कैसे समझ में आ सकता है कि वो डिसीज ऑब्स्ट्रक्टिव है कि रेस्ट्रिक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में FEV1 ये बहुत कम हो जाएगा, FBC थोड़ा सा कम होगा। इसमें क्या होगा, F फोर्स एक्सपायरेटिंग वॉल्यूम 1 ये भी कम होगा और फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी कम होगी, लेकिन जो FEV1 बाय FBC रेशो है ये नॉर्मल रह सकता है। इसमें FEV1 बाय FBC रेशो ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। समझ गए? इसको बार बार थोड़ा सा रीडिंग करनी पड़ेगी, एक बार रीडिंग में तो नहीं समझ में आ पाएगा क्योंकि सब कुछ पहली बार सुन रहे होगे। अब आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज कौन सी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज होती है ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस। रेस्ट्रिक्टिव डिसीज कौन सी होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये जो अपन कोविड में पढ़ते हैं, कोविड का जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो आगे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज और पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। तो कोविड वाले पेशेंटों को रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज होती है। जो नॉर्मली अपन को मिलते हैं क्रोनिक स्मोकर है, COPD है, ब्रोंकियोलाइटिस वाले हैं, जो ओल्ड पल्मोनरी कॉक्स हैं, ओल्ड पल्मोनरी कॉक्स दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि पल्मोनरी कॉक्स के कारण क्या होता है, अगर फाइब्रोसिस हो रही तो वो रेस्ट्रिक्टेड में जाएगा, और अगर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टेड में जाएगा। जो अपन को पिक्चर मिलती है वो थोड़ी मिक्स टाइप की मिलती है, क्योंकि लोगों को ऑब्स्ट्रक्टेड डिसीज भी होती है, रेस्ट्रिक्टेड भी होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि फाइब्रोसिस कहीं ना कहीं सब पेशेंटों में हो जाती है। लॉन्ग टर्म अगर ब्रोंकियल अस्थमा का या COPD का पेशेंट होगा तो उसमें भी लंग्स पे थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस होने लगती है, तो रेस्ट्रिक्शन उसमें भी मिलेगा और ऑब्स्ट्रक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। ब्रोंकियल अस्थमा और COPD में डिफरेंस क्या है, जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसमें रिवर्सिबिलिटी मिलती है, COPD में रिवर्सिबिलिटी नहीं मिलती है। जब आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हो तो फर्स्ट टाइम आप परफॉर्म करोगे, उसके बाद आपको उसको निबलाइज करते हैं अपन ब्रोंकोडायलेटर से, अस्थलिन से निबलाइज करते हैं, उसके बाद फिर से परफॉर्म करते हैं। अगर पेशेंट का FEV1 ये जो है लेस देन 70% आता है, अगर मोर देन 70% आ रहा है तब तो कुछ नहीं करेंगे, अगर लेस देन 70% आ रहा है प्रेडिक्टेड के तो उसको अपन निबलाइज कराएंगे पहले, निबलाइज कराने के बाद फिर से उसका FEV1 देखेंगे। अगर FEV1 नॉर्मल आने लगा है मतलब पेशेंट की जो अभी लंग्स है उसमें रिवर्सिबिलिटी है, सिर्फ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है वो ठीक हो सकते हैं, और अगर उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है मतलब जिसको क्रोनिक चेंजेस आ गए हैं उसके लिए लॉन्ग टर्म थेरेपी देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर उसको वापस उसको बुलाना पड़ेगा कि उसको रिपीट कराने के लिए 1 महीने के बाद। सीवियरिटी के इंडिकेटर क्या है, सीवियरिटी कैसे डायग्नोस करते हैं, FEV1 नॉर्मल कितनी होती है 80 to 120%, 70 to 80% अगर आ रही है तो माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है,
50 to 70% आ रही है तो मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन है, 30 to 50% आ रही है तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, और लेस देन 30 आ रही तो वेरी सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, तो इंटरप्रिटेशन इसका बहुत इजी है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2-3 फैक्टर बस हैं, इतना लंबा लिस्ट देख के अपन को डरने की जरूरत नहीं है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे या फिर क्या करेंगे। इसको सिर्फ 2-3 चीजें देखनी रहती है। FeV1 देखना है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी देखना है, और FeV1 बाय FBC रेशो देखना है। अगर FeV1 अकेला कम हो रहा है और फोर्स वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल है तो वो प्योर ऑब्स्ट्रक्शन है। प्योर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी सीवियरिटी देख लो कितनी है, सीवियरिटी के हिसाब से उसको अपन इंडिकेट कर देंगे। अगर FeV1 और FBC दोनों कम हो रहे हैं तो उनका रेशो देखना पड़ेगा कि FeV1 नॉर्मल से FeV1 बाय FBC रेशो जो है वो कितना है। अगर FeV1 बाय FBC रेशो बहुत ज्यादा डेंज हो गया मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ये नॉर्मल आ रहा है मतलब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज है। ठीक है, बस इसका इंटरप्रिटेशन इतना ही है। मेन इंडिकेशन याद रखना है। इंडिकेशन क्या क्या है, अगर कोई पेशेंट असिम्टोमेटिक है तो उसको पेशेंट का लंग वॉल्यूम्स पता करना है, अगर लंग्स अभी ठीक काम करना है कि नहीं ये पता करने के लिए। अगर कोई पेशेंट को सिम्टोमेटिक है तो उसको कंफर्म करना है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव है कि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज है। अगर डिसीज नोन केस है तो आपको सीवियरिटी पता करनी है उसकी, माइल्ड मॉडरेट है कि सीवियर है। और अगर ये भी पता है तो आगे अपन ने ट्रीटमेंट दिया तो उसका रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है। ठीक, पहले क्या था कि पहले बहुत मेट्रो सिटीज में वहां पे बस होता था ये, अब नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेस्ट होने लगा है। तो अब जैसे नॉर्मली ECG परफॉर्म करते हैं अपन वैसे हर पेशेंट का PFT भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है इसके कि कब का अपन नहीं यूज कर सकते हैं। पहला है टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है। मोबाइल में उसका डाटा फीड करो, डाटा फीड करने के बाद उसको पहले प्रोसीजर बताओ। प्रोसीजर क्या होता है, एक बार प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकता है, उसकी जो पेशेंट का अधेरेंस है वो कम होता है इसमें। पेशेंट को बार बार बोलते रहो फॉलो करो, पेशेंट लंबी सांस लो, फूको, पेशेंट फूकते ही नहीं ढंग से, उसको एजुकेट करना पड़ता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। एक अपन को कम से कम 15 मिनट तो खराब होते ही है इसमें। तीसरा क्या होता है, जो ओल्ड एज वाले हैं, ओल्ड एज वालों के लंग्स के जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती है तो वो फूक ही नहीं पाते। ओल्ड एज वालों के नॉर्मली भी अपन कराएंगे तो सब उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर ओल्ड एज है, नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी अपन अगर PFT कराएं तो उसका हो सकता है मॉडरेट टू सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन दिखाने लगे, क्योंकि उनके क्या है कि रेस्पिरेटरी मसल्स ही काम नहीं कर रही है इतनी अच्छे से, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने लगेगा। ये इसके लिमिटेशंस आ जाएंगे। और एक लिमिटेशन ये है कि इसका अपन को ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं होता है। ट्रीटमेंट क्या देना है वो अपन को पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, SpO2 पे डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट कितना देना है कितना नहीं देना है। कई बार पेशेंट है जो माइल्डली सिम्टम्स देखते हैं, उसको देखने में नॉर्मल लगते हैं, SpO2 नॉर्मल आ रहा है, हल्की सांस है, लेकिन उसको अपन PFT कराओ तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। और कई पेशेंट है जो सीवियरली सांस डिस्निक है। हाँ, एक लिमिटेशन ये भी कि बहुत ज्यादा डिस्निक पेशेंट में कर ही नहीं सकते। अगर कोई पेशेंट LVF के कारण डिस्निया में है उसका अपन कर भी नहीं सकते क्योंकि उसके है ही सांस ही नहीं ले पा रहा है। तो जो सीवियरली डिस्निक पेशेंट है जो सेटिंग कर भी नहीं पाते, लाइन डाउन में है, उन लोग को नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस बताया तो सबसे मेन सिग्निफिकेंस इसका होता है, अगर कोई असिम्टोमेटिक पेशेंट है जो सिर्फ ये बोल रहा है कि उसको नॉक्टर्नल वेरिएशन आता है, रात में कभी कभी सांस फूलने लगती है, कभी ऊपर चढ़ता है तो सांस फूलने लगती है, जीना चाहता है, सीढ़ी चढ़ता है उसमें सांस फूलने लगती है, हाई एटीट्यूड पे जाता है सांस फूलने लगती है, फैमिली हिस्ट्री अस्थमा की उसको नोन पता करना है कि उसके लंग्स में अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कॉमन जो है स्क्रीनिंग पर ये बहुत यूजफुल है। दूसरा है कि डायग्नोज करने के लिए एक्चुअली उसको ऑब्स्ट्रक्टिव है कि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है तो उसमें अपन ब्रोंकोडायलेटर ज्यादा यूज करेंगे। अगर रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज है तो फाइब्रोसिस के लिए एंटी फाइब्रोटिक एजेंट है और स्टेरॉइड है वो यूज करना रहेगा अपन को। रिवर्सिबिलिटी देखनी है कि रिवर्सिबल है कि नहीं वो देखने के लिए रहता है। तो अभी जैसे वायरल ये URTI चल रहा है, URTI में तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं ना इसका। LRTI हो रहा है तो उसके बाद में फाइब्रोसिस हो सकती है। LRTI के बाद में यूजली तो नहीं होती फाइब्रोसिस। कोविड जैसे एक दो पेशेंट को आए तो अगर
है, क्रेपिटेशंस आ रहे हैं, क्रोनिक चेंजेस आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस हो सकती है। यूजुअली तो नहीं होती, सिर्फ जिसमें ब्रोंका ही आते हैं, जिसमें ब्रोंकल कॉन्स्ट्रिक्शन बस हो रहा है, उसमें नहीं आते। अगर लंग इन्फ्लेम्ड हो गई है, आजू बाजू का एरिया अच्छा खासा इन्फ्लेम हो गया है, तो ठीक होते समय जैसे निमोनिया बनता है, निमोनिया में ठीक होते समय थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस होना कॉमन है।